ओके बच्चों, तो अब हम बात करेंगे 5.2 गरीबी का स्वरूप, नेचर ऑफ द पॉवर्टी। गरीबी की संकल्पना को अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए अर्थशास्त्रियों ने गरीबी को उनके स्वरूप के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय और खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात की गरीबी रेखा। इस गरीबी रेखा से कम आय या खर्च करने वाला वर्ग निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। निरपेक्ष गरीबी संपूर्ण गरीबी के रूप में भी जानी जाती है। निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना से अर्थतंत्र में गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन जीने वाले निश्चित वर्ग को निर्धारित कर सकते हैं और इस विशेष गरीबी वर्ग को गरीबी घटाने की लक्ष्यांश आधारित निश्चित प्रकार की नीति भी बनाई गई है। उसमें पहला गरीबी रेखा किसे कहते हैं विस्तार से समझाया गया है। तो बच्चों देखते हैं गरीबी रेखा। गरीबी के निरपेक्ष स्तर का अंदाज प्राप्त करने के लिए अनाज, दाल, दूध, मक्खन इत्यादि का न्यूनतम भौतिक प्रमाण जो गरीबी जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है वह प्राप्त करने हेतु न्यूनतम प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च गरीबी रेखा है। यह प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोग खर्च गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए आयोजन के शुरुआत से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए दैनिक 2100 कैलोरी निश्चित की गया था। इस पद्धति को आयोजन पंच द्वारा 1969 में मंजूर किया गया। 1960 और 61 के कीमतों को आधार वर्ष मानकर रुपये 20 मासिक प्रति व्यक्ति निश्चित किया गया। डांडेकर और रथ इस कार्य पद्धति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1960-61 की आधार कीमत पर 15 रुपये प्रति मासिक व्यक्ति और शहरी क्षेत्र के लिए रुपये 22.5 मासिक प्रति व्यक्ति निश्चित किया गया। उसके बाद आयोजन योजना आयोग द्वारा प्रोफेसर डी लाकड़ावाला की अध्यक्षता में निश्चित किए गए विशेषज्ञ समूह ने वर्ष 1993 के लिए 1973-74 की आधार कीमत पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रुपये 49 और शहरी क्षेत्र के लिए रुपये 57 मासिक प्रति व्यक्ति खर्च का अनुमान रखा था। गरीबी रेखा की गणना करने की पद्धति से सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि उसमें सिर्फ कैलोरी उपभोग का ही आधार के रूप में लिया जाता है, परंतु गरीबी एक आर्थिक परिस्थिति है और भूख एक शारीरिक परिस्थिति। इससे गरीबी रेखा भूखमरी रेखा बनकर रह गई। गरीबी रेखा की संकल्पना को गतिशील बनाने के लिए जीवन की गुणवत्ता का न्यूनतम स्तर निश्चित रखना चाहिए और उसके लिए जीवन जरूरी सुविधाएं जैसे कि पौष्टिक और संतुलित आहार, स्वास्थ्य, बिजली, रसोई, ईंधन, कपड़ा, स्वास्थ्य पर निश्चित किए गए खर्च, आवास इत्यादि बातों का समावेश होना चाहिए। इस संदर्भ में गरीबी मापन की पद्धति की पुनर्रचना करने के लिए प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपना अहवाल वर्ष 2009 में सरकार को सौंपा। समिति ने गरीबी रेखा के निश्चित करने वाली नई कार्य पद्धति निश्चित की, जिससे कैलोरी के उपभोग हेतु आवश्यक खर्च के लिए अतिरिक्त शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु खर्च समावेश किया गया। इस नई पद्धति के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च ग्रामीण क्षेत्र के लिए रुपये 816 और शहरी क्षेत्र के लिए रुपये 1000 गरीबी रेखा के रूप में निश्चित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरपेक्ष गरीबी निश्चित करने के लिए गरीबी रेखा सामान्य रूप से किसी भी एक वर्ष दौरान औसत वयस्क आयु के व्यक्ति द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले आवश्यक संसाधनों हेतु खर्च द्वारा निश्चित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2005 में समक्रय शक्ति पीपीपी के आधार पर दैनिक $1.25 निश्चित किया गया है, जो वर्ष 1990 में $1 था और वर्ष 2015 में वह दैनिक $1.90 निश्चित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की मदद से अलग अलग देशों में एक ही मापदंड द्वारा निरपेक्ष गरीबी की तुलना की जा सकती है। भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 68
वे राउंड 2011-12 में प्रति संयुक्त परिवार खर्च के आंकड़ों का उपयोग करके तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में वर्ष 2004-05 में गरीबी का अनुपात 37.2% था, जो वर्ष 2011-12 में घटकर 21.9% हो गया। और ये रहे बच्चों उनके आंकड़े। तालिका 5.1 भारत में गरीबी रेखा का प्रमाण प्रतिशत में। ग्रामीण क्षेत्र में 2004-05 में 41.5% गरीब थे, तो 2011-12 में वो 25.7% हो गए। उसी प्रकार समस्त भारत की आबादी की बात करें तो 2004-05 में 37.2% गरीब थे और 2011-12 में वो 21.9% गरीब ही बचे। ये स्रोत आर्थिक सर्वे से लिया गया है 2015-16 से। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का प्रमाण 2004-05 में 41.8% था, वह 2011-12 में घटकर 25.7% हो गया। जबकि शहरी क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में गरीबी क्षेत्र का प्रमाण 25.7% था, वह घटकर 2011-12 में 13.7% हो गया। भारत के विभिन्न राज्यों में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण। भारत के विभिन्न राज्यों में संदर्भ में देखें तो आयोजन आयोग के वर्ष 2011-12 में एक अनुसार के अनुसार निश्चित किए गए राज्यों में गरीबी का प्रमाण निम्नानुसार है। तालिका 5.2 वर्ष 2011-12 में विभिन्न राज्यों की निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण। निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत जनसंख्या का 10% से कम जनसंख्या गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। 10% से 20% गरीब जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। 20% से 30% गरीब पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। और 30% से 40% गरीब जो है मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ऊपर दर्शाई गई जानकारी के अनुसार 10% से कम गरीब दर्शाने वाले राज्यों में गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश का समावेश होता है। उसी के हिसाब से ये तालिका आपको दी गई है। 5.2.2 सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना के आधार पर न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग खर्च को ध्यान में लिया जाता है, परंतु सापेक्ष गरीबी की संकल्पना में समाज में रहने वाले अलग अलग वर्गों के बीच हुई आय की असमानता विवरण को ध्यान में लिया जाता है। सामान्य रूप से प्रत्येक अर्थतंत्र में आय के वितरण में असमानता देखने को मिलती है, तब कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में निरपेक्ष गरीब कहलाता है। सापेक्ष गरीबी के अध्ययन हेतु समाज के लोगों को अलग अलग आय वर्गों में विभाजित करके आय के विवरण की असमानता के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। सापेक्ष गरीबी समाज के अलग अलग आय वर्गों समूह की आय के स्रोतों में अंतर का स्तर दर्शाता है। भारत के लिए भी अब ऐसा तर्क दिया जाता है कि तेजी से विकसित कर रहे देश के रूप में गरीबी का अध्ययन गरीबी रेखा के बदले सापेक्ष गरीबी अथवा तो आय की असमानता वितरण के संदर्भ में होना चाहिए। एक संकल्पना उदाहरण के द्वारा सापेक्ष गरीबी की संकल्पना हम समझेंगे। माना कि किसी एक देश में जनसंख्या के 5 आय वाले समूह हैं। पहला समूह 0 से 30,000 कमाने वाले समूह 2, 30,000 से 1 लाख कमाने वाले समूह 3, 1 लाख से 3 लाख कमाने वाले समूह 4, 3 लाख से 10 लाख कमाने वाले समूह 5, 10 लाख से अधिक कमाने वाले। तो बच्चों आपको इससे साफ पता चल रहा है कि समूह 2 समूह 1 से अमीर है और समूह 1 चारों समूह से क्या है, गरीब कहलाता है। तो ऊपर के उदाहरण में समूह 2 का समाविष्ट वर्ग की आय समूह 1 के समाविष्ट वर्ग की आय की अधिक है, जिससे कहा जा सकता है कि समूह 2 की तुलना में समूह 1 मौजूद व्यक्ति सापेक्ष रूप से गरीब है। सापेक्ष गरीबी या आय की असमानता को मापने के लिए सामान्य रूप से आय समूह की रचना लेजेंड ब्रेड गिनी गुणवत्ता जैसी पद्धतियों पर किया जाता है। तो बच्चों आज हमने 12वीं क्लास के लिए पाठ नंबर 5 में 5.1 टॉपिक और 5.2 टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया। अगले वीडियो में मैं आपके इससे आगे गरीबी के उपाय, गरीबी पहचानना, ये नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।